नॉर्मल एडजस्टमेंट में हम लोगों ने क्या देखा था कि इमेज का जो फॉर्मेशन हम लोग कर रहे थे वो लीस्ट वहां पर करते थे इनफाइनाइट डिस्टेंस पर। क्यों? ताकि हम लोग लंबे समय तक देख सकें उसको, ऑब्जर्वेशन लंबे समय तक लिया जा सके। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई थी, अब तुमको खुद पता है अगर कोई भी इमेज अगर इनफाइनाइट डिस्टेंस से बन रहा है तो क्लियर तो नहीं होगा वो। भले तुम आराम से देख सकते हो बट क्लियर नहीं होने वाला है। तो क्लियर इमेज के लिए या हाईली मैग्नीफाइड इमेज के लिए हम लोग करते हैं स्पेशल एडजस्टमेंट। मतलब अब मैं इमेज का फॉर्मेशन कहाँ करूंगा, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट डिवीजन पे। और वो कब होगा, जब जब ऑब्जेक्टिव का, जब भी ऑब्जेक्टिव, यहाँ टेलीस्कोप पढ़ रहे हैं हम लोग, ऑब्जेक्टिव लेंस बड़ा होता है, लाइट रेज क्या होंगी, पैरेलल टू इंफिनिटी आएंगी, और फोकस फोकल प्लेन पे बनाएगा अपना इमेज। ठीक, ऐसे लाइट रेज पैरेलल आएंगी, अल्फा डिग्री पे इंक्लाइंड होकर के। ये सारी चीजें कल देख ली गई थी। इमेज का फॉर्मेशन यहां कहीं होने वाला है। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव लेंस है हमारा जिसका सेंटर CO ऑब्जेक्टिव का। अब कल हमने क्या किया था, जो आईपीस रखा था हम लोगों ने उसको ऐसे एडजस्ट किया था, ये फोकस किसका है, ऑब्जेक्टिव का है। हमने आईपीस को ऐसे एडजस्ट किया था कि इसका जो फोकस है वो इसी के ऊपर आके इंक्लाइंड हो जाए, कोइंसाइड कर जाता था। सही है। लेकिन आज हम लोग क्या करेंगे कि आईपीस को ऐसे एडजस्ट करेंगे कि जो इसका इमेज है, मींस इस आईपीस का जो ऑब्जेक्ट है वो क्या हो जाए, इसके ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में आ जाए। बीच में आ जाएगा तो सेम साइड में हमको क्या मिलेगा, इनलार्ज्ड इमेज बनेगा। ठीक है, ये पड़े हुए हैं। तो आईपीस को अब हम लोग ऐसे रखेंगे, आईपीस छोटा होता है, आईपीस को ऐसे रखा जाएगा कि जो इसका सेंटर होगा, ये हमारा आईपीस है, इसका जो सेंटर होगा, मतलब ये जो इसका ऑब्जेक्ट, इसका इमेज इसके सेंटर और इसके फोकस के बीच में आ जाए। बीच में आ गया। जैसे ही ऑब्जेक्ट को मैं फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखूंगा, इमेज का फॉर्मेशन कहाँ होगा, सेम साइड पे होने वाला है। यहाँ पे जब अच्छे से थोड़ा बनाना, ये डाइवर्जिंग लाइन होकर के जाने वाली है, ऐसे करके ये डाइवर्जिंग लाइन होगा। सही है। ये यहाँ से ऐसे जाएगा, यहाँ पे फोकस मान लेते हैं आईपीस का, और ये हमारी क्या होगी, डाइवर्जिंग लाइन। जब इसको मैं बैक ट्रेस करूंगा तो मान लो इमेज का फॉर्मेशन यहाँ कहीं पर हो रहा है, और क्या बड़ा इमेज हो गया कि नहीं हो गया। अभी मैं फिलहाल के लिए इसको मैं बोल देता हूँ A डैश B डैश, यहाँ था ना A डैश, ये था B डैश, तो ये क्या हो जाएगा A डबल डैश B डबल डैश। कोई दिक्कत है यहाँ पर? ठीक है। तो कल हमने जो किया था, मींस लास्ट लेक्चर में जो किया गया था, नॉर्मल एडजस्टमेंट। नॉर्मल एडजस्टमेंट में हम लोग क्या करते थे, आईपीस को ऐसे सेट करते थे कि इसका फोकस ये ऑब्जेक्टिव के फोकस से क्या कर जाए, कोइंसाइड कर जाए। ठीक है। और इमेज का फॉर्मेशन कहाँ होता था, इन्फिनिटी पे, ताकि लंबे समय तक देखा जा सके। लेकिन क्लियर इमेज न बनने की वजह से हम लोग करते हैं स्पेशल एडजस्टमेंट। इमेज को कहाँ बनाते हैं हम लोग, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे, मतलब डी पर बनता है इमेज। सही है, बनाओ इसको। चलो देखो आ गया। हमें पता है जो इमेज जो एंगल बनाता है उसको क्या बोलते हैं, बीटा। और जो ऑब्जेक्ट एंगल बनाता है अल्फा, तो ये भी क्या हो जाने वाला है, अल्फा हो जाने वाला है। जहां पर इमेज का फॉर्मेशन हुआ है ऑब्जेक्टिव लेंस का, वो कहाँ कितना दूर है वो, क्या वो एफ ओ है कि नहीं है, फोकस पे बन रहा है। इसके लिए इमेज मैं यूई बोल देता हूं, अरे यहां से यूई होगा ना, आई इसका फोकस तो यहां तक चला गया है, तो इससे मुझे दूरी नहीं पता है तो यूई बोल देते हैं हम लोग। और फाइनल इमेज वीई कहाँ बन रहा है हमारा, डी पर बन रहा है। वीई हमारा कहाँ बना है, डी पर बना है। ठीक है। हमें पता है सर, मैग्निफिकेशन इज नथिंग बट एंगल मेड बाय इमेज एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन टू एंगल ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, व्हेन प्लेस्ड एट इंफिनिटी। तो सिंस एंगल्स आर वेरी स्मॉल, सिंस अल्फा एंड बीटा आर स्मॉल,
अगर ये स्मॉल है सर तो मैं लिख सकता हूं m इक्वल्स tan बीटा बाई tan अल्फा। अब ध्यान से देखो, इन ट्रायंगल ए डैश बी डैश सी टू, इन ट्रायंगल ए डैश सी टू बी डैश, ए डैश सी टू बी डैश, tan बीटा कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, ए डैश बी डैश अपॉन में बी डैश सी टू। सही है। अब अल्फा निकालते हैं इस ट्रायंगल से, ए डैश बी सी वन बी डैश, इन ट्रायंगल ए डैश सी वन बी डैश क्या हो जाएगा, tan अल्फा। फिर से देखो यहां पे इस ट्रायंगल में ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, तो ए डैश बी डैश अपॉन में बी डैश सी वन, बी डैश सी वन। वैल्यू पुट कर रहा हूं मैं, वैल्यूज को पुट किया जाए। नाउ m इक्वल्स, सर हमको पता है tan बीटा बाई tan अल्फा होता है, तो tan बीटा कितना है, ये रहा, ए डैश बी डैश अपॉन में बी डैश सी टू, और इसको उल्टा करके लिख देता हूं मैं tan अल्फा को, क्योंकि डिवाइड है ना, डिवाइड को उल्टा करके मल्टीप्लाई किया जा सकता है। क्या हो जाएगा, बी डैश सी वन अपॉन में ए डैश बी डैश, इससे ये कैंसिल आउट हो गया, बचा कितना, बी डैश सी वन अपॉन में बी डैश सी टू। ठीक है। यूजिंग साइन कन्वेंशन में क्या लिख सकता हूं सर, यूजिंग साइन कन्वेंशन, यूजिंग साइन कन्वेंशन वी गेट क्या, बी डैश सी वन को क्या लिखा जा सकता है, देखो ध्यान से, बी डैश सी वन और कुछ नहीं है, फोकस ही है कि नहीं है, और वो भी राइट साइड में जाकर के हम मेजर कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, प्लस का एफ नॉट होगा। और बी डैश सी टू की अगर बात कर ली जाए तो बी डैश सी टू क्या है, इस आई पीस का ई ऑब्जेक्ट है कि नहीं है, जिसको मैंने यू ही बोला है, तो माइनस का यू ही बोलूंगा कि नहीं, क्योंकि लेफ्ट साइड में जाकर के मैं कर रहा हूं, क्योंकि सेंटर से ही हम लोग डिस्टेंस को मेजर करते हैं, सेंटर से मैं आ रहा हूं इधर, सेंटर से इधर आ रहा हूं, तो यू ही क्या हो जाएगा हमारा, नेगेटिव हो जाने वाला है। तो देयरफॉर एम की वैल्यू क्या हो जाएगी, एफ नॉट अपॉन में माइनस यू ई, ये आ गया। अब आई पीस के लिए, क्योंकि यू ही मुझे पता नहीं है, अरे मुझे ये ऑब्जेक्ट पता है और ये फाइनल इमेज जहां मिलेगा ये पता चलेगा, ये इंटरमीडिएट स्टेप है कि नहीं है, यूई इंटरमीडिएट स्टेप है, इसका ऑब्जेक्ट है वो, इसका ऑब्जेक्ट है, इंटरमीडिएट स्टेप है, मुझे नहीं पता उसके बारे में, तो मुझे उसको चेंज करना पड़ेगा नॉन क्वांटिटीज के टर्म में। अरे ये तो टेलीस्कोप के अंदर की कहानी है कि नहीं है, टेलीस्कोप बोलेगा तो है नहीं कि यूई इतना है, वो मैं नहीं निकाल सकता, तो मैं इसको चेंज करूंगा। ठीक है, फॉर आई पीस बाई लेंस फॉर्मूला मैं लिख सकता हूं 1/v माइनस 1/u इक्वल्स 1/f, तो ई कर देता हूं मैं आईपीस के लिए। सही है। मुझे निकालना है -1/ue की वैल्यू, और यहां ला करके मैं पुट कर दूंगा। ठीक है, ध्यान से देखना, वी कहां बन रहा है, -d पे बन रहा है कि नहीं, -d पर बन रहा है, ध्यान से समझते रहेंगे इसको। ये हो जाएगा 1/-d, और -1/-ue लिख देता हूं, क्योंकि ये भी नेगेटिव साइड में ही है, -u लिख देता हूँ, नेगेटिव साइड में है ना, साइन कन्वेंशन तो लेंगे ना सॉल्व करते समय, तो यू हमारा कहाँ पर है, नेगेटिव साइड में, तो -u। ठीक है, इक्वल्स 1/f रहेगा, ये कन्वेक्स है ना, कन्वेक्स का तो फोकल लेंथ क्या होता है हमारा, पॉजिटिव रहता है, तो ये पॉजिटिव रहेगा, u हमेशा ही नेगेटिव होता है, तो -u रखेंगे, और d हमारा देखा मैंने सेम साइड में बना हुआ है, लेफ्ट में बना हुआ है, तो इसीलिए माइनस का d रखा। ठीक है, यहां से मैं जब सॉल्व करूंगा तो 1/ue की वैल्यू कितनी आ रही है बालक, इसको उधर ले चलेंगे, तो 1/fe प्लस 1/d आया कि नहीं आया, ये आएगा ना, ये -d उधर जाके +d हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया। यहां से मैं fe को कॉमन ले लेता हूं, fe को जैसे ही कॉमन लिया जाएगा तो ये हो जाएगा 1 प्लस, fe को कॉमन लिया गया है, बाहर निकाला गया, तो यहाँ ऊपर बच जाएगा कि नहीं fe, बोलो, fe/d बचेगा कि नहीं बचेगा, कॉमन लेने का मतलब 1/fe कॉमन आएगा ना, 1/fe कॉमन आएगा, 1/fe कॉमन आया। ठीक है, या एक काम कर लेते हैं, ठीक है चलो ऐसे ही रहने दो, 1/fe को कॉमन लिया है,
1/FE को जब मैं कॉमन लूंगा तो यहाँ पे 1 बचेगा। कॉमन लेने का मतलब क्या होता है, डिवाइड करना होता है। अब ध्यान से सुनो, मैंने सिंपल सा मैंने क्या किया, ऊपर नीचे 1/FE का डिवाइड मल्टीप्लाई किया है। देखो ऊपर भी 1 ये कर दिया FE, नीचे भी FE, ऊपर भी FE नीचे भी FE, नीचे वाला FE बाहर चला गया, ऊपर वाला बच गया कि नहीं, ठीक है, तो ये आ गया। अब इसकी वैल्यू को उठाकर मैं यहां पर रख दूंगा। देयरफॉर मैग्निफिकेशन कितना हो जाएगा हमारा, पहले से क्या बैठा था, F0 बैठा हुआ था और ये माइनस बैठा हुआ था, और 1/UE की जगह मैं ये पूरा लिख सकता हूं कि नहीं, तो क्या हो जाएगा FE और 1 + FE/T। तो ये हमारा मैग्निफिकेशन आता है। और निगेटिव आने का मतलब क्या हुआ, इमेज हमारा क्या है, इन्वर्टेड है, दिख भी रहा है हमको, इन्वर्टेड इमेज बना भी है। अब एक बात को याद रखना है तुम्हें कि ये जो वैल्यू तुम पुट करोगे तो डायरेक्ट वैल्यू को पुट करना है, क्योंकि साइन कन्वेंशन का मैंने ध्यान रखा है, साइन कन्वेंशन का ऑलरेडी मैंने ध्यान रखा है, माइनस वन सब मैं पुट करके इस फॉर्मूले को बनाया हूं। तुम्हें डायरेक्ट वैल्यू को पुट करना है। निगेटिव बताने आने का मतलब ये हुआ कि जो फाइनल इमेज बन रहा है हमारा वो रियल एंड इन्वर्टेड बन रहा है, इसलिए एम क्या आया है, नेगेटिव आ रहा है, ठीक है, कॉपी कर लो इसको। लेंथ ऑफ टेलीस्कोप कितना हो जाएगा यहाँ पे, लेंथ ऑफ टेलीस्कोप या ट्यूब जो भी बोलो तुम, लेंथ ऑफ टेलीस्कोप सर हो जाएगा, ध्यान से देखना, लेंथ का मतलब होता क्या है, दोनों लेंसेज के बीच का डिस्टेंस, ठीक है। तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस मुझे देखना है सर, यहां से लेकर यहां तक FO है और यहां से यहां तक UE है, तो क्या हो जाएगा डिस्टेंस FO + UE, ठीक है, FO + UE। और वो भी लेंथ ले रहे हैं तो हम लोग क्या लेंगे, पॉजिटिव वैल्यू को लेंगे, क्योंकि लेंथ तो क्या होता है, एक डिस्टेंस होता है। अब एक चीज और जरा समझना, टेलीस्कोप बनाया मैंने और मैं चाहता हूं कि बहुत ज्यादा इनलार्ज इमेज बने, हमारा मैग्नीफाइड इमेज मिले, क्रिस्टल क्लियर इमेज मिले, तभी मैं किसी चीज की स्टडी कर पाऊंगा, ठीक है। अब मैग्निफिकेशन को अगर मुझे बढ़ाना है तो 1 को तो मैं कुछ नहीं कर सकता सर, T को भी मैं कुछ नहीं कर सकता, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंट डिवीजन 25 सेंटीमीटर होता ही है, उसको भी मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। मैं छेड़खानी कर सकता हूं FO FE के साथ, सही है। तो अगर मैं ऑब्जेक्टिव लेंस के फोकल लेंथ को बढ़ाता रहूं, FO को बढ़ाता रहूंगा तो मैग्निफिकेशन क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और FE के अगर मैं घटाता रहूं तो मैग्निफिकेशन क्या होगा, घटेगा। इसीलिए ऑब्जेक्टिव लेंस का जो मैग्निफिकेशन होता है, या ऑब्जेक्टिव लेंस जो हम यूज करते हैं वो ज्यादा फोकल लेंथ का यूज करते हैं, हम लोग लिखवाया था पहले ही, ठीक है। ऑब्जेक्टिव लेंस का जो फोकल लेंथ होगा ये हम लोग ज्यादा यूज करते हैं, लार्ज फोकल लेंथ यूज करते हैं। और आईपीस का फोकल लेंथ क्या करते हैं हम लोग, छोटा यूज करते हैं, ठीक है। तो मिनिमम मैग्निफिकेशन कितना हो जाएगा फिर यहाँ पे, अगर मिनिमम मैग्निफिकेशन की बात की जाए तो कितना होगा, एम मिनिमम कितना हो जाएगा सर, ये पूरी क्वांटिटी गायब हो जाए यहाँ से, ठीक है। मिनिमम जो मैग्निफिकेशन होगा -F0/FE, जो कि हमारा नॉर्मल के केस में आया हुआ था। और मैक्सिमम कितना हो जाएगा सर, फिर मैक्सिमम ये होगा हमारा -F0/FE 1 + FE/D, ठीक है। इन्हीं के बीच में हमारा मैग्निफिकेशन क्या करता रहता है, वर्क करेगा। इन्हीं दोनों के बीच में हमारा मैग्निफिकेशन क्या करने वाला है सर, वर्क करने वाला है। मैग्निफिकेशन जो आएगा इन्हीं दोनों वैल्यूज के बीच में रहने वाला है, मिनिमम से मैक्सिमम के बीच में। अब जो है एबरेशन इन लेंसेज की बात कर लेते हैं, या डिफेक्ट इन लेंसेज की बात कर लेते हैं। जब भी डिफ्रैक्शन होगा, जो कि नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ाया जाएगा, तुम्हें वेब में पढ़ाया जाता है, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, इंटरफेरेंस, और या तो रिफ्रैक्शन हो रहा होगा, तो उस समय पे कुछ डिफेक्ट्स आते हैं एब्रेशन में। और याद रखना ये मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट नहीं होता है, ठीक है ना, लेंस बनाते टाइम पे डिफेक्ट नहीं आता है ये हमारा, क्योंकि लाइट हमको पता है उसका वेवलेंथ अलग होता है। व्हाइट लाइट जो आ रही है हमारे पास, व्हाइट लाइट जो आ रही है उसका वेवलेंथ अलग अलग है। व्हाइट लाइट में 7 कलर है, सातों का वेवलेंथ अलग है। और कॉची फॉर्मूला देखे थे जहां हमने पढ़ा था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, ठीक है। तो अगर वेवलेंथ अलग अलग है तो हर एक लाइट के लिए म्यू भी अलग अलग होगा। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर अलग अलग हुआ तो लाइट की जो बेंडिंग होगी वो अलग अलग होगी, ठीक है। तो इन स्पाइट ऑफ हमें एक फोकस्ड इमेज के बजाय क्या मिलेगा, एक स्कैटर्ड पैटर्न मिलने वाला है, ठीक है। तो इसमें जो दो डिफेक्ट हम लोग पढ़ते हैं, तो पहला डिफेक्ट हमारा होता है स्फेरिकल एब्रेशन, सबसे पहला होता है हमारा स्फेरिकल एब्रेशन।
एब्रेशन समझ में आया क्या हुआ? स्फेरिकल एब्रेशन। देखो ये क्यों होता है, मान लो मैंने एक कन्वेक्स लेंस लिया, ये एक कन्वेक्स लेंस लिया मैंने, और कोई भी लाइट रे अगर पास करवा रहा हूँगा मैं इस लेंस से, और रिफ्रैक्शन का फिनोमिना अगर हम लोग कर रहे हैं, तो ध्यान से देखना, इतना जो मैंने एरिया लिया है ये ऑलमोस्ट रेक्टेंगल जैसा है कि नहीं है? ऑलमोस्ट रेक्टेंगल जैसा है, मतलब ये एक रेक्टेंगुलर ग्लास प्रिज्म के जैसा बिहेव करेगा। इतना एरिया अगर मैं लेता हूं छोटा करके और थोड़ा सा, तो रेक्टेंगुलर ग्लास प्रिज्म के जैसा बिहेव करेगा। और सबको पता है रेक्टेंगुलर ग्लास प्रिज्म जो होता है वो लाइट की बेंडिंग नहीं करवाता है, बस शिफ्टिंग करवाता है वो। सही है, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि अगर मैं लाइट रे को यहां से किसी भेज रहा हूं, जितनी भी लाइट रेज इस रीजन में आएंगी, जितनी भी लाइट रेज इस पर्टिकुलर रीजन में आ रही होंगी, उनका बेंडिंग कम होगा, इनका बेंडिंग कम होगा। बेंडिंग कम हुआ तो मतलब यहां पे जाके इमेज का फॉर्मेशन कहीं करेंगे, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारा अलग अलग हो रहा है। और देखो यहाँ पे कोनिकल है, यहाँ पे देखो जो भी लाइट रेज ऊपर की तरफ इंसिडेंट होंगी दूर, इनकी बेंडिंग ज्यादा होगी कि नहीं होगी? इनकी बेंडिंग ज्यादा होगी तो इमेज का फॉर्मेशन ये कहाँ बनाने वाला है? यहाँ पर बनाने वाला है। तो सेम ऑब्जेक्ट का कुछ इमेज यहाँ बनेगा, कुछ इमेज यहाँ बनेगा, इसी को हम लोग बोलते हैं एब्रेशन हुआ है, डिफेक्ट हो गया है। ब्लड इमेज बनेगा, एक कॉन्ट्रास्ट की कमी होगी, ब्लड इमेज होने वाला है। क्योंकि जितने भी लाइट रेज इस रीजन में पड़े होंगे उनकी बेंडिंग कम होगी, और जितने भी लाइट रे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे क्या हमारा कोनिकल सरफेस है, एज है, तो यहाँ ज्यादा बेंडिंग होगी हमारी, क्योंकि यहाँ मीडियम तुरंत तुरंत बदल रहा है, कम एरिया है। सही है ना? और यहाँ पे एक प्रिज्म रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब के जैसा बिहेव कर रहा है, तो यहाँ पे बेंडिंग कम होगी तो लाइट रे यहाँ से यहाँ तक आएगी, और ये वाली जो है इनकी ज्यादा बेंडिंग होगी तो ये लाइट रे यहीं बना देंगे। सेम ऑब्जेक्ट था, कुछ इमेज यहाँ बन रहा है, कुछ इमेज यहाँ बन रहा है, तो डिस्टॉर्टेड इमेज बना कि नहीं बना, ब्लड इमेज बना कि नहीं बना, यही हमारा क्या होता है? डिफेक्ट होता है, ड्यू टू स्फेरिकल एब्रेशन। स्फेरिकल एब्रेशन की वजह से ये डिफेक्ट होता है हमारा। ठीक है, पॉइंट ऑब्जेक्ट न मिल करके हमको क्या मिलेगा? एक स्कैटर्ड इमेज का फॉर्मेशन होगा। पॉइंट इमेज ना बन करके स्कैटर्ड इमेज होगा, मतलब यहां से लेकर के यहां तक के बीच में इमेज का फॉर्मेशन होगा, वो भी धुंधला धुंधला। सही है, तो ये डिफेक्ट है हमारा किसका? लेंस का। दूसरा जो डिफेक्ट होता है उसको हम बोलते हैं क्रोमेटिक एब्रेशन। दूसरा डिफेक्ट जो होता है सर वो होता है क्रोमेटिक। क्रोमेटिक का मतलब क्या होता है? लाइट कलर होता है कि नहीं? क्रोमेटिक का मतलब कलर होता है, ठीक है, ABERRATION, क्रोमेटिक एब्रेशन। अब इसमें देखो हमको पता है, फिर मैं यही लेंस लेकर के चल रहा हूं, ये कन्वेक्स लेंस लिया मैंने, और इसमें मैं क्या कर रहा हूं? लाइट रेज को पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस भेज रहा हूं। सन से लाइट रेज आ रही थी, हमको पता है अकॉर्डिंग टू कॉची फॉर्मूला, म्यू जो होता है वो A+B/λ प्लस C/λ स्क्वायर, डॉट डॉट डॉट, पढ़ाया था ये पहले, बताया गया था ये। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो क्या होता है? लैम्डा के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और हमको पता है कि अगर मैं व्हाइट लाइट की ही बात करता हूं, उसमें 7 कलर बनते हैं, विबग्योर, विबग्योर बनता है कि नहीं? ठीक है, और उसमें सबका वेवलेंथ अलग अलग होता है। रेड का वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगा कि नहीं होगा? रेड का वेवलेंथ सबसे ज्यादा होता है वायलेट के केस में। वायलेट से अगर कंपेयर किया जाए, विबग्योर में हमारे ये 7 पैटर्न बनते हैं, VIBGYOR, ऐसे ही बनता है। वायलेट सबसे नीचे होता है, रेड सबसे ऊपर होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की अगर मैं बात करूं, वेवलेंथ रेड का सबसे ज्यादा है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा कि नहीं होगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो गया, मतलब रेड की बेंडिंग कम होगी कि नहीं होगी? रेड की बेंडिंग कम होती है, इसी वजह से रेड ऊपर दिखता है हमको। प्रिज्म के केस में हम लोगों ने देखा था इस चीज को, और वायलेट सबसे नीचे हो जाता है। बेंडिंग कम हो रही है तो सर यहाँ पे अगर मैं व्हाइट लाइट को इसके ऊपर इंसिडेंट करवाया था, तो जो भी रेड होगा उसकी बेंडिंग कम होगी। बेंडिंग कम होगी तो सर आगे की तरफ चला जाएगा कि नहीं? कम बेंडिंग हो रही है तो आगे चला गया, रेड कहीं यहाँ बनेगा। वायलेट की बेंडिंग ज्यादा हो जाएगी सर, तो वायलेट कहीं इधर बन जाएगा कि नहीं? पहले ही बन जाएगा वायलेट, क्योंकि बेंडिंग ज्यादा हो रही है। तो क्या हमें इस तरीके का कुछ पैटर्न मिलेगा कि नहीं? यहाँ भी हमें इंद्रधनुष टाइप का पैटर्न मिलने वाला है। क्या सेम ऑब्जेक्ट हमारा तो एक ही था, सन था, लेकिन उसका इमेज क्या बना? फैल करके बन गया कि नहीं बन गया?
तो ये हमारा क्रोमेटिक एब्रेशन होता है, कलर की वजह से जो प्रॉब्लम होती है। एक जगह पे इमेज बनना चाहिए था, क्योंकि प्रिंसिपल टू हम लोग माने हुए हैं कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर कोई लाइट रे आती है तो एक जगह पे इमेज का फॉर्मेशन होता है, लेकिन हमें इतना लंबा नहीं बनता है, इतना लंबा नहीं होता है। मैं समझाने के लिए इतना लंबा बनाया हूँ। मतलब वहां पे तुम्हें एक पॉइंट साइज इमेज ना मिलकर क्या मिलेगा कि स्कैटर्ड इमेज मिलने वाला है। ये भी डिफेक्ट है हमारा किसका, लेंस का। ये दो बेसिकली हम लोग लेंस का डिफेक्ट पढ़ते हैं जो हमारे सिलेबस में है, और भी डिफेक्ट्स होते हैं उनको हम लोग यहाँ पे नहीं देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इस फिगर को बना लो, फिर उसको लिखवा देता हूँ। तो देखो, हम लोग को पता था कि लेंस में डिफेक्ट हो रहा है, ठीक है। जो भी लाइट रेज आ रही है उसमें एब्रेशंस होते थे, डिफेक्ट होते थे। उसी को ओवरकम करने के लिए हमने एक नया टाइप पढ़ना स्टार्ट किया, रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। सबसे पहले न्यूटन साहब ने बनाया, ठीक है। न्यूटन ने क्या बोला कि सर हम ऑब्जेक्टिव लेंस को ही बदल देते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ऑब्जेक्टिव लेंस ही क्या कर रहा है, बाहर से जो भी लाइट रेज आ रही हैं प्लैनेट से या फिर स्टार से जो भी लाइट रेज आ रही हैं, ऑब्जेक्टिव लेंस का ही बस काम होता है, इतना काम होता था कि वो एक इमेज हमको दे देता था। उसी को मैग्नीफाई करने का काम कौन करता था, आईपीस करता था। तो आईपीस को मैंने नहीं बदला, ठीक है। मेन प्रॉब्लम कहाँ हो रही थी, जो ऑब्जेक्ट से जो लाइट रेज आ रही थी, क्योंकि सन से लाइट रेज मान लो आ रही हैं, 7 कलर है उसके अंदर, वहीं ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। तो न्यूटन ने ये कहा कि सर हमें आईपीस पे लाइट रेज को कन्वर्ज ही तो कराना है, तो कन्वर्स तो हमारा मिरर भी करवा सकता है, और मिरर में कोई एब्रेशन नहीं होता है, डिफेक्ट नहीं होता है। और दूसरी चीज, मिरर बनाना आसान है, बड़ा से बड़ा मिरर मैं बना सकता हूँ, लेंस बड़े से बड़ा नहीं बना सकते हैं, क्योंकि एक स्फीयर का ही पार्ट होता है वो। इतना बड़ा स्फीयर लाओ कहाँ से, सबसे बड़ा जो लेंस हमारा है लगभग 10 मीटर का है वो, उससे बड़ा नहीं बनाया जा सकता, ठीक है। मिरर लेकिन तुम बना सकते हो, मिरर को चाहे जितना बड़ा बनाना चाहो उतना बड़ा बना सकते हो तुम, उसमें कोई टेंशन नहीं है। छोटे छोटे मिरर्स को जोड़ दोगे तो बड़ा मिरर बन जाएगा, ठीक। जैसे देखा भी होगा वो सी स्मॉल टाइप का नहीं होता है, जो एक जिसमें इधर दौड़े सब जगह इमेज इमेज दिखाई दे रहा है, ठीक है। हाँ हाँ, बालाजी में है वो। तो वहाँ पे मिरर हाउस बोलते हैं हम उसको। तो उसमें क्या होता है कि एक बड़ा मिरर थोड़ी लगाया गया है, छोटे छोटे मिरर्स करके लगाए गए हैं, लेकिन वो लगता नहीं है कि अलग अलग मिरर है। तो मिरर को तुम चाहे जितना बड़ा साइज का तुम बना सकते हो। तो न्यूटन ने क्या किया, इस पे बाद में आएंगे, सबसे पहले ये अरेंजमेंट बनाया गया था। न्यूटन ने क्या किया कि जो ऑब्जेक्टिव लेंस था हमारा, उसको बदल दिया किससे, एक ऑब्जेक्टिव मिरर से, मिरर लगा दिया। अब मिरर का काम क्या है, लाइट रेज जब भी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आएंगी, इसको क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा। अब अगर मान लो मैं यहाँ पे आंख लगा के ऐसे बैठ के देखूं ऐसे, तो मेरा सिर लाइट रेज को ब्लॉक कर रहा होगा कि नहीं। इसीलिए क्या किया गया, यहाँ पे आई पीस न लगा करके यहाँ एक छोटा सा और मिरर लगाया गया, जिसको हम लोग सेकेंडरी मिरर का नाम देते हैं। वो क्या करता है, यहाँ पे जो भी इमेज बना उसको इधर ला देता है साइड में, और यहाँ पे हमारा आई पीस लगा करके हम लोग ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। बात समझ में, यहाँ आई पीस न लगाने का रीजन क्योंकि लाइट रेज को ब्लॉक करता हो, सही। ये बनाया न्यूटन ने, न्यूटन ने बनाया था ये रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। क्या बोलेंगे इसको, रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप, क्योंकि यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है, रिफ्रैक्ट नहीं हो रहा है यहाँ पे, सही। अब इसी को मॉडिफाई किया था कैसेग्रेन ने, इसी को मॉडिफाई किया कैसेग्रेन ने। उन्होंने क्या किया, सेम वही देखो ऑब्जेक्टिव लेंस न्यूटन वाला ही है, सही है ना। अब वो सेकेंडरी मिरर जो न्यूटन ने प्लेन मिरर लिया था, कैसेग्रेन ने क्या किया, उसको भी स्फेरिकल लिया, ताकि और ज़्यादा से ज़्यादा कन्वर्जिंग हो सके। क्योंकि प्लेन मिरर में क्या होगा, कुछ लाइट रेज हमारा प्लेन मिरर कन्वर्ज नहीं करता है, जैसा यहाँ इमेज बना वैसे यहाँ पे बना देगा, समझ आ रही बात, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मिरर यूज करने की वजह से यहाँ पे कुछ लाइट रेज ब्लॉक हुई होंगी कि नहीं हुई होंगी, फिर भी हुई होंगी। तो इसी चीज को उन्होंने मॉडिफाई किया था, यहाँ पर भी क्या किया, स्पेरिकल मिरर लगा दिया, लाइट रेज आई यहाँ पर और रिफ्लेक्ट होकर के यहाँ पर आया, और यहाँ मैंने क्या किया, आईपीस को लगा दिया, फाइनल इमेज हमको यहाँ मिला, ठीक है। बात समझ आ रही है। तो ये कैसेग्रेन का मॉडल था, जो कि मॉडिफिकेशन था न्यूटन का ही। ये रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप है, और ये बोर्ड में पूछा भी जाता है, अभी 2023 में ही पूछा गया था कि रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप बताओ तुम क्या है। ये डायग्राम बनाएंगे और जितना लिखवाया गया उसको लिख देंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा चैप्टर कंप्लीट। अब वेव ऑप्टिक्स स्टार्ट किया जाएगा।